हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 ये टेस्ट 7th है साइंस का, और जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। कोशिश कीजिएगा 35 प्रश्न सही करने के लिए। आपको पता है कि आपकी एग्जाम में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं तीनों सेक्शन से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक। और इस टेस्ट में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपको 50 टोटल क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और ऐसे ही टेस्ट में कल भी आपको लाने वाला हूँ, तो क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर बता दूँ कि ऐसे क्वेश्चन पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ, तो ध्यान से क्वेश्चन देखना है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ उस बारे में लिख सकते हैं, ठीक, क्वेश्चन के बारे में, और अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने है कि सरल आवर्त गति में त्वरण, यहाँ पर देखिए त्वरण एक्सेलेरेशन जिसे बोला जाता है, समानुपाती होता है। तो ये किसके समानुपाती होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है विस्थापन के। याद रखिएगा, विस्थापन के समानुपाती होता है जो त्वरण होता है सरल आवर्त गति में। और इसके परिभाषा अगर याद करते हैं तो ये आराम से आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। सरल आवर्त गति कहते किसे हैं? तो यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के मध्यमान, मान लीजिए ये सरल रेखा के मध्यमान है, ठीक, मध्यमान स्थिति के इधर उधर इधर 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 उधर करती है, इस प्रकार गति करे कि उस वस्तु का त्वरण जो मध्यमान स्थिति के वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु के मध्यमान जो ये है इसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है त्वरण, उसे हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं, ठीक। ये आपको 11th-12th में पढ़ना होगा, आप पढ़े होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वार्थिक गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन है इसमें से ये बताना है आपको। तो स्वार्थिक जो गर्म ग्रह हो जाएगा, ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो हो जाएगा ये शुक्र होगा। अब देखिएगा सौरमंडल, ये मान लीजिए सूरज है, सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। 8 ग्रह में सूरज के सबसे नज़दीक पड़ता है ये बुध, और उसके बाद शुक्र पड़ता है, उसके बाद पृथ्वी पड़ता है, और उससे मंगल पड़ता है। इसे आंतरिक ग्रह बोला जाता है, इसको चारों सॉलिड अवस्था में है। और यहाँ पर देखिएगा कि जो ये शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के नज़दीक ग्रह पड़ता है। और शुक्र ग्रह का कुछ आपको यहाँ पर खूबी मैं बता दूँ कि ये सबसे निकटतम ग्रह है पृथ्वी का, ये चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह भी है। यहाँ सांझ के तारा, भोर के तारा भी इसे बोला जाता है। और इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। 2 ऐसे ग्रह है जिनका कोई अपना उपग्रह नहीं है, जिसमें बुध भी है जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह हुआ ना, वैसे आपको जो हुआ शुक्र और बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, ठीक। टाइटन जो उपग्रह ये शनि का है, और गैनीमीड जो है वो आपको फोबोस डिमोस आपको पड़ता है किसका, मंगल का। और आपको जो गैनीमीड ये सब जो उपग्रह है ये सब आपको याद रखना चाहिए। ये बृहस्पति का सबसे ज़्यादा और बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का है। यहाँ पर मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूँ, आखिर ये गर्म क्यों है, शुक्र ग्रह को सबसे गर्म क्यों बोला जाता है। तो इसके वायुमंडल में देखिएगा तो काफ़ी मात्रा में CO2 है। और CO2 का डायरेक्ट क्या होता है कि ये अब तापमान बढ़ा देता है। जैसे कि पृथ्वी पर भी ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रहा है, तो CO2 जितना बढ़ रहा है उसके कारण। ये क्या करता है कि सूरज के प्रकाश को, किरण जो है उसे अवशोषित कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में गलत मिलान को छाटिए। इसमें से गलत मिलान को छाटना है, ये बताइए इसमें से कौन गलत मिलान है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी क्यों हो जाएगा कि पीएच स्केल का नियम पियर्सन ने नहीं ये दिया था, यहाँ गुणित अनुपात के नियम डाल्टन ने दिया था, ये बात सही है। स्थिर अनुपात के नियम प्राउट ने दिया था, और आंशिक दाब के नियम भी डाल्टन ने दिया था, ठीक। लेकिन इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सही मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगधर अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग जो होता है, जो कलर है उसका तरंगधर अधिक होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो तरंगधर होता है वो होता है अधिक ये बैगनी। किसका होता है, फिर से देखिए, बैगनिया पिनाला कर आप नाम याद करते होंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्पेक्ट्रम में लाल रंग का जो तरंगधर होता है ये सबसे अधिक होता है। किसका, लाल रंग का, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ स्पेक्ट्रम पूछ रहा है तरंगधर किसका अधिक होता है, ठीक। तरंगधर के जस्ट उल्टा हो जाता है वर्ण विक्षेपण जो हो जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। तो और स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का जो होता है ये सबसे कम होता है, बैगनी रंग का सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंगधर सबसे ज़्यादा होता है। अब यहीं याद रखिएगा कि जो आपको यहाँ पर विक्षेपण की बात है, तो बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का जो विक्षेपण होता है ये सबसे कम होता है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से आपको रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आप भूलिएगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है तरंगधर वो लाल का होता है, और सबसे कम जो हो जाएगा यहाँ पर बैगनी का हो जाएगा। लेकिन विक्षेपण में सबसे ज़्यादा विक्षेपित कौन होता है, बैगनी, और सबसे कम लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। जो लार ग्रंथि है उसके द्वारा कौन से एंजाइम उत्पादित होता है ये आपको बताना है। तो लार ग्रंथि द्वारा ये टाइलिन एंजाइम उत्पादित होता है। कौन से, टाइलिन। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। टाइलिन जो है ये उत्पादित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, तो अगर साबुन का कोई बुलबुला है उसे आवेशित किया जाता है, उस पर आवेश दिया जाता है, तो वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो साबुन के बुलबुले को अगर आवेशित किया जाता है
तो वो आपको क्या होता है, फैलता है। क्या होता है, ये फैलता है अगर आवेशित किया जाए तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये लगा लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और बड़ा लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए साबुन एक प्रकार का वसा है, वसा को इंग्लिश ईस्टर आप बोल सकते हैं, एक प्रकार का ईस्टर है। और एक कठोर साबुन होता है, एक मुलायम साबुन होता है। ठीक, अलग अलग साबुन भी बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी बर्तन में पारे के एक बूंद का अवचंद्रक कैसा होगा। मीन्स कि अगर कोई बर्तन है उसमें पारा का एक बूंद रखा जाता है तो उसका अवचंद्रक मीन्स के आकार कैसा होगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो उसका आकार जो होगा अवचंद्रक तनचंद्र टाइप का आकार होगा, उसका जो आकार होगा वो हो जाएगा आपका उत्तल की तरह, उत्तल की तरह होगा, ये याद रखिएगा। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पारा के बारे में आप जानते हैं, पारा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो पारा जो है इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारा को, पारे का निष्कर्षण जो किया जाता है मिसकी कहाँ से निकाला जाता है, तो शीनेबार अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है। और ये विद्युत का सुचालक है, उष्मा का भी सुचालक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा ट्यूबलाइट में समानता आपको मरकरी में, ये सब में पारा का पारा के जो देखिए माफ़ कीजिएगा, पारा को ही मरकरी बोला जाता है। ठीक, तो मरकरी या ट्यूबलाइट हम बोलते हैं ना जो रात को बढ़ता है लंबा लंबा, उसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, मरकरी रखा गया है। उसमें आर्गन भी गैस होता है लेकिन इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, बैरोमीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है वायुमंडलीय दाब देखने के लिए। ठीक, पारे का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर में, जो आपका डॉक्टर पास जाइएगा तो वो आपका देखता है कि कितना तापमान है, तो ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तारे का रंग का सूचक है, तारे का रंग सूचक है। आखिर तारा के रंग का क्या सूचक है, ये आपको बताना है। तो जो तारा का रंग होता है उसके ताप के सूचक होता है। तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये लगा लीजिएगा। तारा देखिए, तारा के पास अपना प्रकाश होता है। तारा में आखिर प्रकाश कहाँ से आता है, ऊर्जा कहाँ से आता है, तो वो नाभिकीय संलयन से आता है। नाभिकीय संलयन से आता है जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं, या 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूरज में भी, आप देखिएगा 70-71% हाइड्रोजन है। तो और सूरज भी एक प्रकार का तारा ही है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर तारा पूछा जाए तो सूरज ही होगा। सूरज भी एक प्रकार का अपना तारा है। और अगर सूरज ऑप्शन में नहीं है तो परिक्रमा सेंचुरी लगाइएगा, सूरज के बाद वो नज़दीक तारा है पृथ्वी का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चांदी, चांदी क्या है, इसमें से एक बताना है कि एक चुंबकीय पदार्थ है कि एक विद्युत के सुचालक है कि विद्युत के कुचालक है, इनमें से क्या है। तो जो चांदी है ये आपको मुक्त अवस्था में भी मिलता है, संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है इस ग्रुप में। और चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। उसके बाद तांबा माना जाता है। तो ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, चांदी है, ये याद रखिएगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि चांदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको लगाने ला है। ठीक, उष्मा विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा चांदी होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है, काफ़ी तैन्य भी होता है और इसी गुण के कारण इसका आभूषण भी बनाया जाता है। ठीक, ये क्षार के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो जो बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली है, इसकी बिजली घर से, पावर हाउस से जो बिजली सप्लाई की जाती है उसको प्रयोग में लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप अपने मोहल्ले में या घर के बाहर देखे होंगे बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, इससे ही आपको कम बेसी किया जाता है। ठीक, जब बिजली घर से बिजली आता है तो ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर दे दिया तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का कोर किसके बना होता है, तो नर्म लोहे का बना होता है। ये से क्वेश्चन पूछता है तो ये सब आपको लगा लेना है। और कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको लगा लेना है। जैसे डायनोमो, डायनोमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर का क्या काम है, विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और विद्युत सेल का क्या काम है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सितार जो बजाया जाता है, सितार हुआ, गिटार हुआ, ये सब यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक, अमीटर जो कि आपको पता ही है, अमीटर के रिलेटेड कल मैंने क्वेश्चन आपको कराया। ठीक, बिजली से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस जगह जी का मान स्वार्धिक होता है। किस जगह जी का जो मान होता है ये स्वार्धिक होता है। जी का ऐसे मान पूछिएगा तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो जी का मान सबसे ज़्यादा होता है ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो मैंने कल इससे रिलेटेड आपको बताया था थ्योरी कि ये ज़्यादातर देखिएगा विषुवत रेखा पर कम होता है। और आप यहाँ पर आइएगा ध्रुव की तरफ तो ज़्यादा हो जाता है। तो ध्रुव की तरफ इसमें से कौन होगा, तो यहाँ पर अंटार्कटिका जो हो जाएगा ये ध्रुव की तरफ है। ठीक, तो ये ध्रुव की तरफ ये आपको ज़्यादा होगा। अंटार्कटिका के किसी स्थान पर क्या होगा, जी का मान ज़्यादा होगा। और विषुवत रेखा पर ये आप बहुत कम होता है। ऊपर जाइएगा, ये नीचे जाइएगा, इसके आसमान की तरफ, ये पृथ्वी के अंदर जाइएगा, तब पर भी जी का मान क्या होता है, घटता है। और अगर पृथ्वी जो है ये अपनी चाल से 17 गुना ज़्यादा चाल से अगर फिर रोटेट करने लगे तो जो विषुवत रेखा पर वस्तु रखी है ना उसका जो भार होगा एकदम शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो घुर्तीय त्वरण। अगर मान लीजिए कोई गेंद है उसको ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो उसका घुर्तीय त्वरण क्या होगा, ये आपको बताना है।
तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। घुर्ती त्वरण किस तरफ से लगेगा? गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा कि गेंद की गति की दिशा में होगा कि जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण वृद्धि होगा, उच्चतम बिंदु पर शून्य होगा। तो ये गेंद ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे की तरफ उसका गुरुत्वाकर्षण लगता है, ऑलवेज गेंद की गति के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक, तो ए हो जाएगा, ये आपको 12 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है ये आपको बताना है। सोडा वाटर क्या है? तो जो सोडा वाटर है एक बिलियन है। बिलियन कहते किसे हैं? ये सब क्वेश्चन पूछता है, बिलियन किसे कहते हैं और सोडा वाटर आखिर क्यों बिलियन है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो बिलियन में बड़ा लोग कंफ्यूज हो जाता है। देखिए बिलियन क्या है, बिलियन कहते किसे हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के एक समांगी मिश्रण करते हैं, समांगी में इसके समान समांगी मिश्रण करते हैं, तो वो आपको एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही बिलियन हो जाता है। जैसे नमक का जल में बिलियन, चीनी का जल में बिलियन, ये सब क्या है? एक प्रकार का बिलियन है। तो बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। तो ये सोडा वाटर भी एक आपको बिलियन हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जल एवं अल्कोहल है। जल और अल्कोहल क्या एक पूर्णतः मिश्रित हो सकते हैं, अंशतः मिश्रणीय हो सकते हैं, अमिश्रणीय हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ठीक, ये आपको बताना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आता है, जल और अल्कोहल जो है ये पूर्णतः मिश्रणीय हो सकते हैं। इसकी अल्कोहल जो होता है जल में पूर्णतः मिश्रणीय हो सकता है। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 14 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ये देखिए नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर टिक देखिए लगा हुआ है। ये जो नमक है ये किस खनिज से उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। तो जो नमक है ये हाइलाइट से आता है। ठीक, हाइलाइट से, ठीक, ये उत्पन्न होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। झूठा सोना के या ध्रुत सोना के रूप में पायराइट को जाना जाता है। अब यहाँ पर मैं बता दूं हेलोफाइटा के नाम आप सुने होंगे। हेलोफाइटा जो पौधा होता है वो नमकीय क्षेत्र में उगता है, ये भी आप नाम सुने होंगे। तो नमक किस से? तो डी हेलाइट से। आपको 15 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। 15 के नमक हेलाइट खनिज से उत्पन्न होता है। ठीक, खनिज तो आप जानते हैं प्रकृति में पाए जाने वाला पदार्थ है जो मुख्यतः रासायनिक अवयव को उपस्थित रहता है, उसमें वो खनिज कहलाता है। देखिए सभी खनिज जो है यहाँ पर अयस्क और खनिज में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। सभी अयस्क क्या होते हैं? सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर से याद रखिए, सभी जो अयस्क हैं, सभी अयस्क जो हैं ये खनिज होते हैं। ठीक, लेकिन सभी खनिज जो हैं ये अयस्क नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ध्यान, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो लोग घबरा जाते हैं और गलत लगा कर आ जाते हैं। ठीक, ऐसे आपको गलत नहीं लगाना है। सोडियम क्लोराइड जो भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं, नमक जो हम लोग लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है और धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। जब इस्पात को पहले खूब लाल किया जाता है, ठीक, इसको गर्म कर और फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये अनिलीन कहलाती है, अनिलन। ठीक, ये 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनिलन कहलाती है। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसावित करने को तैयार किया जाता है? ठीक, ये कौन सा उर्वरक है जो कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसावित करने के लिए तैयार किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 17 का आंसर ध्यान से लगाइए, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट है। बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक, अमोनिया गैस संसावित करने को तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो 17 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए संतरा से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आपको रिलेटेड जैसे कुछ भी पूछ देता है। ठीक, तो यहाँ पर बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि दूध में क्या पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है कैल्शियम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद आया इसलिए मैं आपको करा दिया। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा? पीएच स्केल से क्या होता है? पीएच स्केल के बारे में आप जानते होंगे, अम्लीय, क्षारीयता, उदासीन, इससे पता चलता है। तो ये पीएच स्केल जो है ये 25 डिग्री पर भी आपको जो अगर उदासीन है तो वो उदासीन ही होगा, मीन्स की 7 ही होगा, ये याद रखिएगा। पीएच स्केल पर ये मान होगा 7 ही। सेरेंसन जो थे वो ये 1909 में बताए थे कि घोल के जो चाहे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन हो, हाइड्रोजन के सांद्रण के अकॉर्डिंग व्यक्त किया जा सकता है। इनका नाम क्या था? सेरेंसन था, जो कि 1909 में। ठीक, और आप जानते हैं कि अगर अम्लीय होगा तो पीएच स्केल पर 7 से कम मान होगा, अगर क्षारीय होगा तो पीएच स्केल पर 7 से ज़्यादा मान होगा, और अगर उदासीन होता है तो पीएच स्केल पर 7 उसका मान होता है। ठीक, ये सब आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर याद 18 पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में कौन सा अमोनियम कार्बोनाइट के सही रूप को से दर्शाता है? निम्न में कौन अमोनियम कार्बोनेट के सही रूप दर्शाता है? कार्बाइड नहीं, अमोनियम कार्बोनेट है। अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप कौन दर्शाता है? फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बेसिक तो कुछ आना ही चाहिए, ये बार बार आपको। तो अमोनियम कार्बोनेट जो होता है इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, ये याद रखिएगा, NH4 का उल्टा CO3, बी हो जाएगा इसका। 19 का आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए अगर ये आपको दे दे कि अमोनिया किस विधि से उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ऊपर में ऐसे आपको बार बार अमोनिया से मैंने आपको कराया, तो अमोनिया किस विधि से उत्पादन किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अमोनिया जो उत्पादन किया जाता है उत्पादन लेवल पर, वो हैबर विधि द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। जो शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है अक्रिय गैसों में ज़्यादातर देखिएगा, तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो रेडान हो जाएगा। रेडान, इसको क्या बोला जाता है, शून्य वर्ग के तत्व भी बोला जाता है, क्योंकि इनमें क्या होती है, शून्य आपको ये होती है, शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि और भी है, जैसे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये इनका शून्य वर्ग तत्व बोला जाता है और इनमें शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ये सब आपको याद रखना है। रेडोन का अगर नाम आता है तो रेडोन एक सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व इसे बोला जाता है, और इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में के रूप में कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, रेडियोथेरेपी के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है। मीन्स कि 100 डिग्री पर पानी रखिए और भाप रखिए, मीन्स 100 डिग्री अगर दोनों का तापमान होगा तो वो लेकिन अब भाप से ज़्यादा जल जाता है, पानी से कम जलेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, कि यह मुख्यतः जो होता है आपके सामने सभी है, ऑप्शन सभी आपके सामने है, आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 21 को, और क्वेश्चन नंबर 21 का आपको देख कर लगाना है। समय दे रहा हूँ मैं आपको, अब हो गया समय खत्म आपका, क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा होती है और भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है, इसीलिए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है और भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करती है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, साफ साफ देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण से 5 मीटर की एक दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए बेसिक ये क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है कि 10 जो सेंटीमीटर है और इसे मीटर है, तो सबसे पहले इसे मीटर में व्यक्त कीजिए, क्योंकि आंसर भी माफ कीजिएगा सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में ही दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये फोकस दूरी है, इसकी एफ दिया हुआ है, और फिर यू भी दिया हुआ है। यहाँ पर उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी, एक वस्तु की दूरी दिया हुआ है कितना, यू, ये आपको 5 मीटर दिया है, तो ये 500 मीटर हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 500 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है और आंसर भी सेंटीमीटर में ही आ रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसकी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, ठीक, ये दोनों का। लेकिन यहाँ पर दर्पण कौन सा दे रहा है, उत्तल दर्पण दे रहा है, ठीक, यहाँ पर उत्तल दर्पण दे रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण दे रहा है, तो वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा कि उत्तल दर्पण में इसका मान क्या होता है, ठीक। तो उत्तल दर्पण जैसा देगा, मीन्स कि यहाँ पर जो u का मान हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको लगाना है, ठीक। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 1/f है और 1/v प्लस 1/u है। 1/f का मान कितना है, तो f का मान दिया है 10 यहाँ पर रख लीजिए 10, ठीक। भी ज्ञात करना है, u यहाँ पर जो हो जाएगा फिर यहाँ पर माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस में रखिएगा तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 500 यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 500 सेंटीमीटर में। अब यह जो माइनस है इधर फेंक दीजिए, इधर आपको भी का मान निकल जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/500 ये बराबर 1/f हो गया, यहाँ 1/v हो गया, यहाँ पर निकल गया। और इसका मान जब निकालिएगा आप, एलसीएम निकाल कर आप मान निकालिए, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 9.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो सेंटीमीटर में था इसलिए मैंने आपको बताया। तो ऐसे आपको याद करना है कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव और कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है। निम्नलिखित में कौन मेमल नहीं है, इसमें से बताना है कौन मेमल नहीं है, स्तनधारी नहीं है, ये आपको बताना है कौन से मेमल नहीं है, ठीक। तो 23 का लगाइए आराम से देखकर क्वेश्चन। ये जो हो जाएगा मछली जो होगी ना, ये मेमल नहीं है, मछली मेमल नहीं है, अंडा उंडा देती है मछली। बाकी बकरा जो हुआ, गाय हुआ और वेल जो हुआ, ये सब क्या आ जाते हैं, मेमल में आ जाते हैं, स्तनधारी में भी आ जाते हैं, चमगादड़ भी हुआ, ये सब, ठीक। तो मेमल और के प्रमुख लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि मेमल के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। तो इनके त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां और तैल ग्रंथियां पाई जाती है, सबसे पहला लक्षण है। ये सभी जंतु उच्च तापी और नियत तापी दोनों होता है, ठीक। इनका हृदय 4 विस्मीय होता है, जिसके 4 आपको कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 विस्मीय होता है। इनके दांत जो है ना, ये जीवन काल में 2 बार जमते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक। और ये लाल रुधिर कणिकाएं इनकी जो होती है उसमें कंदरक नहीं पाया जाता है, ठीक। और इनका बारब्राह कर्ण भी, इसके कान भी बाहर होता है, तो ये तीनों का आप देखिएगा तो बाहर कान भी होता है। तो ये आपको 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये मेमल नहीं है मछली। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक समान मनुष्य का तापमान होता है, एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है ये आपको बताना है। तो एक सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है ये तो 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। तो यहाँ पर लगभग ये हो जाएगा सी, ठीक, सी नहीं होगा ये, क्योंकि ये सेल्सियस में दिया है, सेल्सियस में ये हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में दिया रहता तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। और ताप के मापने का अलग अलग जैसे कि पैमाना है, जैसे सेल्सियस पैमाना है, फ़ारेनहाइट पैमाना है, रोमर पैमाना है, केल्विन पैमाना है, ऐसे पैमाना है, ठीक। तो ये सब आपको याद रखना होगा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। अगर यही फ़ारेनहाइट में देता कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो ये 98.4 फ़ारेनहाइट होता है समान तापमान शरीर का।
क्वेश्चन नंबर 25 है कि इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है। जो इंद्रधनुष बनता है ना, तो लाल रंग किस क्रम में होता है ये आपको बताना है। तो इंद्रधनुष के क्रम अगर रंगों का याद करना है तो बैगनिया पिनाला याद कर लीजिए, तो इसकी लास्ट में होता है बैगनिया पिनाला लास्ट में, ठीक। तो ये अंतिम रूप में होता है लाल रंग, ठीक। ये याद रखिएगा, इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है ये अंतिम रूप में होता है। और इंद्रधनुष बनता किसके कारण है, तो ये कल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि परिवर्तन के कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन, ये तीनों प्रक्रिया होकर वर्ण विक्षेपण होता है, तो ये आपको इंद्रधनुष बनता है। तो ये याद रखिएगा इंद्रधनुष बनने का कारण, ठीक। कल मैंने ये भी कराया था कि प्राथमिक रंग कौन है, क्योंकि टेलीविजन जब आया था रंगीन टेलीविजन उसमें प्राथमिक रंग का इस्तेमाल किया गया था। तो लाल, हरा, नीला ये तीनों क्या है, प्राथमिक रंग है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरिन गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की। सर्वप्रथम जो यूरिन गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की थी ये 1961 में की थी। कब, 1961 में सर्वप्रथम की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्वसन क्रिया में वायु का कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता। श्वसन हम क्रिया करते हैं ना, श्वसन लेते हैं, उसमें कौन से वायु के घटक परिवर्तित नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये परिवर्तित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हो जाता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक। यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं परिवर्तित होता है, ठीक। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा देखिएगा तो नाइट्रोजन ही पाया जाता है 78% के बाद, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, ये सब याद रखिएगा। और नाइट्रोजन का मुख्य इस्तेमाल भी होता है, नाइट्रोजन अमोनिया हुआ, जो अमोनियम लवणों के रूप में भी नाइट्रोजन के उपस्थित रहता है, ठीक। और नाइट्रोजन जो प्रोटीन है नामक जटिल जो कार्बनिक यौगिक है उसमें भी उपस्थित रहता है, मुख्यतः नाइट्रोजन देखिएगा। तो नाइट्रोजन का बहुत भूमिका होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शब्द इंद्रा संबंध है, जो शब्द इंद्रा है ये किससे संबंध है, ठीक, ये आपको बताना है शब्द इंद्रा। तो ये जो संबंध है शब्द इंद्रा ये आपको बताना है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। ये जो है ये रडार से, ये रडार है भारतीय, तो ये इंद्रा इसी से संबंधित है, ठीक। ये याद रखिएगा, रडार जो होता है ना वो ऊपर कोई वस्तु जो उड़ता है उससे आपको पता कर लेता है कि वो कहाँ पर है, ठीक, निशाना लगाने के लिए। और जो सोनार होता है वो पानी के अंदर काम करता है, ठीक, वस्तु को पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिजली की इस्त्री में लगाए गए तापन एलिमेंटो, यहाँ पर देखिए एलिमेंट जो लगाया जाता है तापन के लिए बिजली की इस्त्री में, किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जो मान लीजिए बिजली का कोई इस्त्री है उसमें तापन एलिमेंट लगाया जाता है, तो उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, या आप देखिएगा विद्युत हीटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है नाइक्रोम, नाइक्रोम का। पहले जो आता था ना विद्युत इस्त्री, आप जो आयरन हम लोग जिसे सामान्य भाषा में बोलते हैं गाँव में, जो आता था उसमें आप देखिएगा कि अबरख का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो गर्म हो जाता था अबरख, ठीक, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेकों का किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। मीन्स कि स्वचालित वाहनों में जो प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, वो सबसे पहले आप समझिए ना, बस यही क्वेश्चन है इसका मतलब, ठीक, कि किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग करता है या किस सिद्धांत का प्रयोग करता है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक। तो ये आपको बताना है, ये जो सिद्धांत पर काम करता है उसे कहते हैं हम लोग पास्कल के नियम, पास्कल के नियम के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा कौन कौन पास्कल के नियम पर, तो हाइड्रोकोलिक लिफ्ट भी काम करता है, हाइड्रोकोलिक प्रेस भी काम करता है, हाइड्रोकोलिक ब्रेक भी, ये सभी पास्कल के नियम पर काम करते हैं। पास्कल ने 2 नियम दिए थे। पास्कल के जो नियम थे उसके प्रथम नियम है कि यदि गुरुत्वा है ये गुरुत्व को शून्य रख दिया जाए या उसका जो किया जाए उसका जो प्रभाव है उसे ही खत्म कर दिया जाए, नगण्य माना जाए, तो संतुलित अवस्था में द्रव के भीतर सभी, जो संतुलित अवस्था में कोई द्रव है तो उसके सभी बिंदु पर क्या होगा, दाब समान होगा, लेकिन वहाँ पर गुरुत्व क्या करना होगा, नगण्य या खत्म करना होगा। दूसरे में इसका नियम जो है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित द्रव सभी दिशाओं में समान परिणाम संचारित कर दिया जाता है। इसकी किसी बर्तन में द्रव है तो सभी दिशाओं में समान बल लगाते हैं, ठीक, वो बर्तन पर, ठीक, ये याद रखिएगा, दाब लगाते हैं। तो ये आपको 30 जो हो जाएगा, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि क्लोरोबेसिलस की खोज किसने की थी। कोलेरा बेसिलस की जो खोज किया था ये किसने किया था, ये आपको बताना है। तो कोलेरा बेसिलस की जो खोज किया था ये रॉबर्ट कोच ने किया था, ये आपको याद रखना है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है कि कठोर जल में धात्विक घटक है। कठोर जल में जो धात्विक घटक होता है वो आपको बताना है, कठोर जल में कौन सा धात्विक घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। तो कठोर जल में जो धात्विक घटक होता है ये हो जाता है मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम कैल्शियम होता है कठोर जल में धात्विक घटक, ठीक। तो ये आपको लगाना है, ठीक। कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा, खतरनाक हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए अगर कठोर जल पीते हैं तो, ठीक। तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है, और जल की अस्थायी जो कठोरता होती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले होने के कारण होती है, ठीक। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में किस प्राणी का जीवन अवधि सबसे लंबा है। किस प्राणी का जीवन अवधि सबसे लंबा होता है, इसकी सबसे ज़्यादा दिनों तक जीता है, तो यह बताना है आपको। तो ये जो है ये है कछुआ, जिसे हम लोग कच्छप बोलते हैं, कछुआ की जीवन अवधि सबसे लंबा होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है। कौन से ऐसे प्राणी है जो कि सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है, ये आपको बताना है।
अब इसमें आपका बड़ा कन्फ्यूज़न होगा। ये जो प्राणी है सबसे जो बड़ा बच्चा पैदा करता है ये हाथी है, ये याद रखिएगा एक ही बार में बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि दिल के दौरे का कारण है। जो दिल का दौरा पड़ता है ना, हार्ट अटैक आ जाता है, दिल का दौरा पड़ता है, ये मुख्यतः किसके कारण होता है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। दिल के दौरा पड़ने का मुख्य कारण इसमें से क्या है। ठीक, तो ये दिल के दौरा पड़ने का मुख्य कारण जो होगा ये आपको होगा कि स्वयं हृदय के रक्त के आपूर्ति का अभाव होना। हृदय के रक्त की आपूर्ति का अभाव होता है तो वहीं दौरा पड़ता है। ठीक, ये हार्ट अटैक भी आ जाता है। ठीक, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ जो आपको जानना जरूरी है, जैसे कि हृदय से मांसपेशी तक जो रक्त पहुंचाता है उसे हम लोग कैरोनरी धमनी कहते हैं। कैरोनरी धमनी ही, अगर कैरोनरी धमनी में रुकावट आ जाता है तो उसे ही हृदय घात बोला जाता है, या उसे ही आपको क्या हो जाता है, यही जो क्वेश्चन आपको दिया है कि दिल का दौरा पड़ता है। ठीक, तो ये कैरोनरी धमनी याद रखिएगा जो कि हृदय से मांसपेशी तक रक्त पहुंचाता है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे ये पूछे कि हृदय के दाएं भाग में कैसा रक्त होता है और बाएं भाग में कैसा रक्त होता है, तो हृदय के जो दाएं भाग में है उसे अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, और जो इसके जो आपको बाएं भाग है उसमें शुद्ध रक्त होता है यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। तो कभी भी आप अपने दिल पर हाथ रखिएगा तो जो दाहिने तरफ रखते हैं तो पता चलता है कि जो ज़्यादातर लोग दाहिने तरफ ही रहते हैं, तो वो वहाँ पर जो है वो आपको शुद्ध रक्त नहीं है। तो बाएं तरफ कभी भी हाथ रखकर कोई भी कसम खाइए, या दिल पर रखकर कसम खाना होगा तो ठीक है, वहाँ पर शुद्ध रक्त होता है। तो कोई भी काम शुद्धता के लिए जाना जाता है, पता है ना आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किसी अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली, काली होती है। मान लीजिए कि किसी का व्यक्ति का आंख भूली होता है, किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, ये वर्णक के आधार पर होता है। तो आखिर किसके कारण होता है, किसी अंग के वर्णक विशेष के किस अंग के कारण ये होता है जो कि आंख के, ये आपको बताना है। तो ये आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको बताना है इसके किसके कारण। तो इसे हम लोग परितारिका बोलते हैं, या इसे हम लोग आइरिस भी बोलते हैं। ठीक, आइरिस या परितारिका बोला जाता है। इसके कारण ही आँख का जो रंग होता है ये किसी का भूरा होता है, किसी का आपका नीला होता है, और किसी का आपका इसके अलग अलग होता है। जैसे मेरा आँख का थोड़ा भूला है, ब्राउन कलर का है, तो इसी के कारण है, परितारिका आइरिस के कारण। आखिर ये पाया कहाँ जाता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो परितारिका जो पाया जाता है ये कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी मिसली का पर्दा होता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं। ठीक, और इसी के बीच में एक छेद होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंख की पुतली या नेत्र तारा भी बोलते हैं। इसी के बीच में जो छेद होता है। ठीक, तो आइरिस का आकार क्या होता है, तो आंख में आने वाली प्रकाश की मात्रा जो होता है वही नियंत्रित करता है। ठीक, अगर ज़्यादा प्रकाश आता है तो सिकुड़ जाता है, अगर अंधेरा में लोग जाते हैं तो ये फैल जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था। जो प्रथम आधुनिक मोटर कार है इसका निर्माण किसने किया था, किसको श्रेय जाता है, तो ये डेमलर को जाता है। डेमलर को जाता है। अब तो बहुत ही आपको मोटर कार हो चुका है पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। जो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। ठीक, ये आपको बताना है। तो आखिर ये उठता कैसे, ये भी आपको आना चाहिए। तो जो ज्वार भाटा है उससे ऊर्जा जो प्राप्त किया जाता है उसमें जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, गति के कारण होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ जो सूरज और चंद्रमा पृथ्वी अगर एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में, तो उसे हम लोग सिजगी बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, सिजगी बोला जाता है। और सूरज और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण ही क्या होता है, सागर का जो जल है, इसके समुद्र का जो जल है ऊपर उठता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जवार बोलते हैं। और जैसे ही वो नीचे गिरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। ठीक, तो ये देखेंगे जो समुद्र का ऐसे पानी आता है आपको किनारे की तरफ उसे जवार, और जो पीछे की तरफ होता है तो वो भाटा होता है। ठीक, ये याद रखना चाहिए आपको। जब सूरज और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होता है, मात्र एक ओर, उसे युति बोला जाता है जो कि अमावस्या के दिन होता है, और वियुति जो बोला जाता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। तो ऐसे आपको याद रखना है। 38 का आंसर बी हो जाएगा। जितना बता रहा हूँ बस उसमें से एक दो भी पॉइंट आप याद रखते हैं तो समझिए कि बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है। इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसे तंतु है जो सबसे कम आग पकड़ता है। ठीक, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था रेलवे में। तो ये जो तंतु है ये सबसे जो कम आग पकड़ता है, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आप यहाँ पर 39 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेयन तंतु हो जाएगा जिसमें कम आग पकड़ता है। ठीक, ये आपका 39 के आंसर सी हो जाएगा। और रेयन एक कृत्रिम रेशा है, ये भी याद रखिएगा। कृत्रिम इसकी मानव द्वारा बनाया हुआ प्रथम जो मानव निर्मित रेशा है, इसकी कृत्रिम रेशा जो प्रथम मानव ने बनाया था वो नायलॉन था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो ये पोलिस्टर भी एक कृत्रिम रेशा है, ये याद रखिएगा, जो ईस्टर के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के निम्नलिखित में कौन सा तत्व समुद्री शैवालों सीवीड्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो समुद्र के शैवाल से प्राप्त किया जाता है, इसमें से कौन सा तत्व है ये आपको बताना है। और घिंगा रोग के बारे में जानते होंगे, इसकी कमी से हो जाता है। तो ये जो तत्व है ये आयोडीन है। क्या है, आयोडीन है, जो कि ये प्राप्त किया जाता है आपको समुद्री शैवालों से। तो 40 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
जो समुद्री शैवालों से प्राप्त किया जाता है आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक, ये सब आपको एक ठोस अधातु है। आयोडीन एक प्रकार के ठोस अधातु है, बैगनी रंग का होता है। ठीक, इसमें धातुएं चमक भी होती है, धातु है तो चमक होगा ही होगा। और आयोडीन जो है ये थायराइड ग्रंथि में थोरेक्सिन नामक हार्मोन यौगिक के रूप में भी पाया जाता है और इसी कमी के कारण जो होता है घिंगा टाइप के रोग हो जाता है। ठीक, तो ये जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है। जो उद्योग है उसमें पॉलीथीन, देखिए पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है किसके बहुलक द्वारा किया जाता है पॉलीथीन का निर्माण। इसमें किसके बहुलक द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन के, एथिलीन इसमें है ना आपको एथिलीन, ठीक, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो उद्योग में एथिलीन जो है, उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण जो होता है एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा होता है। तो एथिलीन बस याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है। तो वायुमंडल में जो ओजोन परत पाया जाता है ये समताप मंडल में पाया जाता है और इसमें ह्रास में जो ह्रास में इसको खतरनाक तरीका से जो आपको पहुंचाता है, ह्रास करता है, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये सबसे ज़्यादा इसको ह्रास पहुंचाता है, ये याद रखिएगा। और ओजोन जो है ये जो पराबैंगनी सूरज के हानिकारक किरण है उससे हम लोगों का रक्षा करता है, ये भी याद रखिएगा। और ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है, ये तो मैंने आपको बताया ही, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शीतकाल में पौधे पाले फ्रोस्ट से मर जाते हैं। ज़्यादातर आलू में देखिएगा, जब शीतकाल में आलू जो रूपा होता है तो उसमें ज़्यादा पाला कहा आता है कि पीला रंग हो जाता है, पत्ती का पाला पड़ जाता है। ठीक, तो ये जो शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं, शीतकाल में आखिर पौधे पाले से मर जाते हैं, इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, ऑप्शन चारों में आपके सामने ऑप्शन बता रहा हूँ। देखिए वापस यहाँ पर देखिए चारों पहले ऑप्शन देख लीजिए वीडियो रोककर। तो यहाँ पर देखिएगा ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। उत्तकों को यांत्रिक क्षति होता है और शुष्कन के कारण क्या हो जाता है, ये आपका इसमें मर जाते हैं, इसकी पाला लगता है तो ये आपको यही होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 43 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि डेंगू ज्वर का कारण है, जो डेंगू ज्वर होता है इसका मुख्य कारण क्या है, इसका ये बताना है आपको कि डेंगू जो ज्वर होता है, इसकी डेंगू बुखार होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो डेंगू जो होता है ये वायरस द्वारा होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, डेंगू जो होता है ये किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ऐसे कर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, ये किसको प्रभावित करती है। जो थैलेसीमिया है एक अनुवांशिक बीमारी है, आखिर ये किसको प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। थैलेसीमिया तो ये नाम से ही पता चल रहा है किसको प्रभावित करती है, तो ये रुधिर को प्रभावित करती है, ब्लड को। ठीक, थैलेसीमिया को किसको प्रभावित करती है, तो ये आपको ब्लड को प्रभावित करती है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बनता है तो लगा लीजिएगा, ब्लड को प्रभावित करती है। ठीक, ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का मुख्यतः जो काम होता है ये शरीर के ताप को एक समान बनाए रखता है, ब्लड का काम। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। ब्लड में हेपरिन पाया जाता है। ठीक, जो रुधिर को प्राय प्रतिसंधन करता है वो उसे हेपरिन बोला जाता है और ये पाया जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि विटामिन के जो है ये ब्लड के थक्का जमने से रुकता है, ये भी याद आपको रखना है। ठीक, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए जो असमान वेग क्या होगा, असमान होगा। ठीक, घटेगा बढ़ेगा घटेगा असमान होगा। त्वरण जो होगा एक समान होगा। ठीक, एक्सेलेरेशन एक समान होगा, वेलोसिटी असमान होगा। ठीक, उसे चल रहे कोई पिंड का क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, ये आपके सामने है। ठीक, आपके सामने ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, अब बताइए कि क्या होगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन जो है ये आपको 46 क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ ही देना चाहिए। तो इसका जो हो जाएगा ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक दे रहा है असमान वेलोसिटी दे रहा है और एक समान त्वरण दे रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 46 का ये हो जाएगा डी, वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। इसका वेग समय ग्राफ क्या होता है, वेग वेलोसिटी और टाइम जो ग्राफ होता है ये रैखिक होता है। वेलोसिटी कहते किसे, वेलोसिटी वही ना कहते, विस्थापन के दर को वेलोसिटी बोला जाता है और एक्सीलरेशन वेलोसिटी के दर को एक्सीलरेशन बोला जाता है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है, जो नोबेल पुरस्कार है ये किस विषय में नहीं दिया जाता है, जो मुख्यतः 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि बायोलॉजी हुआ, इसकी आपको रसायन विज्ञान हुआ, भौतिक विज्ञान हुआ, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो इसमें से कौन से क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ये याद रखिएगा, इस साल के नोबेल पुरस्कार याद रख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। देखिए नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये कब से शुरुआत किया गया था, तो 1901 से। अल्फ्रेड जो नोबेल थे ये महान वैज्ञानिक थे और उन्हीं के संपत्ति, उसी के नाम पर और उन्हीं के संपत्ति से जो बनता है उन्हीं से दिया जाता है। ठीक, 1969 में जो पुरस्कार अर्थशास्त्र का है ये फिर से देने शुरू हुआ था, तो 1969 से देने शुरुआत हुआ था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं था, इससे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर होता है। जो 0 डिग्री अगर सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर होता है ये आपको बताना है।
ठीक। तो फ़ारेनहाइट जगह 0 डिग्री हुआ सेल्सियस में और 100 डिग्री, तो इसको 100 भागों में बांटा गया है। वैसे ही आप देखिएगा फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट को कितने भागों में, तो 32 इसका सबसे निचला पॉइंट होता है और यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है 212 होता है, तो यहाँ पर इसको 180 भागों में बांटा गया है। ठीक। तो इसका सबसे निचला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री है तो ये 32 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 48 का आंसर 32 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि बार निम्नलिखित में किसकी इकाई है। जो बार है, ये जो बार है ये किसकी इकाई है, ये आपको बताना है। बार निम्नलिखित में किसकी इकाई है, तो ये दाब की, इसकी बार जो है ये दाब की इकाई है। दाब किसे कहते हैं, तो फोर्स बटा में क्षेत्रफल, ये आपको दाब इसे बोला जाता है। दाब को पास्कल में भी मापा जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो 49 का आंसर जो यहाँ पर होगा ये हो जाएगा सी। ठीक, अब यहाँ पर एक बार बराबर क्या होता है, एक बार बराबर जो वायुमंडलीय दाब बार में मापा जाता है, एक बार बराबर क्या होगा, तो 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है आपको एक बार बराबर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। ठीक, अगर पृथ्वी के जो वायुमंडल है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर जाने पर, इसकी पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा समृद्ध स्रोत है। ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। ठीक, यहाँ से ऊर्जा मिलता है। तो आप देखिएगा कि जल्दी से अगर ऊर्जा प्राप्त करना है तो आपको खिलाड़ी को भी ये दिया जाता है। तो ये आपको देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है। ठीक, तो ये आपको 50 के आंसर क्या हो जाएगा,